सिया, माँ नहीं मानेगी। पूरा 1 घंटा हो गया है यहाँ खड़े खड़े। बस चलो, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बस एक आखिरी कोशिश, मैं यहीं पे रुकती हूँ। तुम अंदर जाकर माँ से मिलकर आओ। क्या पता तुम्हें देखकर उनका गुस्सा शांत हो जाए। प्लीज़ मना मत करना। राहुल जानता था कि माँ एक बार जो ठान लेती है फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर वो अपना निर्णय नहीं बदलती। लेकिन सिया ने जिस मासूमियत से और आशा के साथ उससे निवेदन किया, वो मना भी नहीं कर पाया था। घर के अंदर जाकर देखा कि माँ बिस्तर पर बैठी थी। पिताजी पास ही उन्हें कुछ समझाने के लिए खड़े थे और दोनों भाई भाभी भी चुपचाप एक कोने में खड़े खुसर फुसर में लगे थे। मनीष की माँ, राहुल की बात तो सुनो। ये अचानक शादी क्यों हुई? पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा है। 1 घंटे से दरवाजे पर बहू और बेटा खड़े हैं। उठो, उन्हें आशीर्वाद देकर अंदर ले आओ। बड़ी बहू, बहुत हो चुका। चलो, तुम दोनों अपनी देवरानी को अंदर लाने की तैयारी करो। खबरदार, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ आज कुछ किया तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लूंगी। मैं हरगिज ऐसी लड़की को बहू का दर्जा नहीं दूंगी जिसमें ना लाज है ना ही संस्कार। जो खुद ब्याह कर ले, उससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? माँ की बात सुनकर राहुल का धैर्य जवाब दे गया और वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला, रहने दीजिए पिताजी। आज अगर ज़बरदस्ती आपने हमें अंदर आने की इजाज़त दे भी दी तो क्या फ़ायदा, जब यहाँ किसी के मन में सिया के लिए सम्मान ही नहीं। मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। निकल जा मेरे कमरे से। तूने तो मेरा दूध भी लजा दिया। यही सिखाया था तुझे कि किसी भी राह चलती को पकड़कर शादी रचा ले। अरे झूठे, यहाँ से दोस्त की बहन की शादी में जाने का बहाना करके निकलते तुझे शर्म नहीं आई? राहुल ने आगे बात नहीं बढ़ाई और उल्टे पांव दरवाजे के बाहर लौट गया। चलो सिया, आज से हम इन लोगों के लिए मर चुके हैं। राहुल के चेहरे को देखकर सिया समझ गई, इसलिए बिना कुछ पूछे गाड़ी में बैठकर चली गई। शाम तक वो दोनों जयपुर से दिल्ली पहुंच गए। इस परेशानी की हालत में कहाँ जाएं, ये सोचकर सिया ने अपने मायके जाना ही उचित समझा था। सिया और राहुल की हालत देखकर वहाँ भी सब परेशान थे। राहुल के दिमाग में बार बार बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर माँ ने क्यों उसकी बात तक नहीं सुनी। बिना पूरी बात जाने उस पर आरोप लगा दिए। सिया के बारे में उल्टा सीधा सोच लिया। वो तो सचमुच अपने दोस्त पीयूष की बहन सिया की शादी में शामिल होने दिल्ली आया था, पर फेरों के समय दूल्हे को नशे की हालत में बदतमीजी करते देखकर जब सिया ने शादी से साफ इनकार कर दिया तो केवल लड़के वालों ने ही नहीं बल्कि लड़की वालों ने भी सिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वहाँ केवल एक पीयूष ऐसा था जो अपनी बहन के पक्ष में था और बार बार समझा रहा था कि अगर सिया इस शादी के लिए तैयार नहीं है तो क्यों उसे एक ज़बरदस्ती के बंधन में बांधने के लिए मजबूर किया जा रहा है। राहुल ने भी 2-4 बात अपने दोस्त के पक्ष में कह दी थी, पर सिया के माता पिता का मानना था कि हमारा समाज कितने भी बदलाव की बात करता हो, पर आज भी दरवाजे से बारात लौटने पर लड़की में ही कमियां निकालेगा। पता नहीं राहुल में कहाँ से हिम्मत आ गई थी, यह कुदरत का लेखा था कि उसने सिया के साथ उसी मंडप में विवाह करने की बात कह दी थी। हालांकि पीयूष और उसके माता पिता इस प्रस्ताव को सुनकर भौचक्के रह गए थे, पर उन्हें खुशी थी कि कम से कम समाज के युवा इस तरह की पहल कर रहे हैं। राहुल को अपनी माँ से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी कि वो सिया को स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि माँ हमेशा ऊंचे ऊंचे आदर्शों की बात करती थी। 2 दिन ससुराल में रहने के बाद राहुल और सिया जयपुर जाने के लिए तैयार हो गए। राहुल ने अपने एक दोस्त के माध्यम से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था। संयोग की बात थी कि इतनी जल्दी में जो घर मिला वो राहुल के अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 2 गलियों का फासला था। कई बार ऑफिस आते जाते वो अपने घर की तरफ बाइक निकालता। कभी कभी माँ पिताजी बाहर बरामदे में बैठे दिख जाते थे। इसी तरह 1 साल बीत गया। सिया की डिलीवरी नज़दीक आ रही थी। राहुल का मन था कि शायद बच्चे की खबर सुनकर माँ का मन पिघल जाए। वो जानता था कि हर रोज़ पिताजी माँ के साथ पार्क में टहलने जाते हैं। काश ऐसा हो जाए कि किसी दिन पिताजी अकेले मिल जाएं, फिर वो उनसे मिलकर माँ को ये खुशखबरी देने को कहेगा। पर राहुल को ऐसा मौका मिला ही नहीं कि जब पिताजी के साथ माँ ना आई हो। थक हार कर सिया को डिलीवरी के लिए दिल्ली ही भेजना पड़ा। राहुल जानता था कि घर में उसके यहाँ रहने का सबको पता है, लेकिन भाई भाभीयों में से किसी ने भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। पिताजी ने तो उसी समय माँ का विरोध करने की हिम्मत नहीं की थी। फिर अब तो बहू बेटों का राज चलता था। जब पूरे 3 महीने के बाद राहुल
सिया और बेटे अंश को घर ले आया तब जाकर राहत मिली, वरना इन 3 महीनों में भागदौड़ ही रही थी। अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए जाते समय बाइक घर के सामने से निकाली तो घर के बाहर बरामदे में काफी लोग बैठे दिखाई दिए। राहुल का मन धड़क उठा। उसने बाइक रोकी और आज बेरोक टोक वो अंदर पहुंच गया। बड़े भाई के मुंडे सिर को देखकर वो समझ गया कि पिताजी दुनिया से जा चुके हैं और 13वीं भी एक दिन पहले हो चुकी थी। उसके मन को गहरी ठेस पहुंची। क्या वो पड़ोसियों की श्रेणी में भी नहीं आता? खैर, हिम्मत करके वो माँ के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने बैठी माँ ने भाई को आवाज लगा कर कहा, मनीष, कम से कम पड़ोस के मर्दों को तो बाहर ही बिठा लो। 13 दिन बाद तो आंसू सूख चुके हैं। और माँ की आवाज़ सुनते ही राहुल के बढ़ते कदमों को बड़े भाई ने ये कहते हुए रोक लिया, अरे यार, माँ की हालत तो देख। ये लाड़ फिर किसी दिन दिखा लेना। राहुल ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं और आंसुओं पर काबू किया। उसने अपनी बाइक उठाई और ऑफिस न जाकर वापस घर लौट गया। उसे अचानक आया देख सिया कुछ पूछती, उससे पहले ही वो सिया के कंधे पर सिर रखकर जी भर के रोया और बाद में पत्नी को सारी बात बताई। सॉरी राहुल, मेरे ही कारण तुम अपने घर वालों से अलग हो गए, पर क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं खुद माँ जी के पास जाना चाहती हूँ, पर तुम खुद को क्यों दोष देती हो? सिया, ये सब किस्मत की बात है। इस घटना को 6 महीने ही बीते थे कि एक दिन सिया ने राहुल से कहा, सुनो, वो नीचे वाली आंटी आज माँ जी की गली में किसी के यहाँ गई थी। वहाँ उन्हें पता चला कि दोनों भाइयों ने घर की दोनों मंजिलों पर अपना अपना कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि शुरू में तो कुछ दिन दोनों भाभियाँ एक एक टाइम का खाना भी माँ जी को देती थी, पर अब तो उनके कमरे में एक पुरानी मेज पर उनका गैस चूल्हा रख दिया है। और क्या, और ये भी कह रही थी कि अगले महीने माँ जी हमेशा के लिए वृंदावन जाने वाली है। उनकी ऐसी की तैसी, अब मैं बताऊंगा उन्हें। बड़े आए माँ को उनके घर से निकालकर वृंदावन भेजने वाले। अभी मेरे साथ चलो। राहुल ने उसी समय सिया और अंश को बाइक पर बिठाया और माँ के पास जा पहुंचा। उन्हें बरामदे में देखकर नीचे के हिस्से में रहने वाली बड़ी भाभी बोली, कितनी बार माँ यहाँ आने से मना कर चुकी है, फिर भी कितने ढीठ है। माँ तो इस समय सो गई होगी। मैंने तो आपसे कुछ नहीं पूछा भाभी। जैसे ही राहुल ने माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर से अजीब सी बू आई। कौन? राहुल, आ गई तुझे अपनी माँ की याद? निर्मोही, बाप के जाने के बाद भी ना देखा कि माँ किस हाल में होगी। इतना कहकर माँ रोने लगी। उसके आंसुओं से राहुल की कमीज का पूरा कंधा भीग गया। तभी अंश को माँ की गोद में देते हुए सिया बोली, माँ जी, असली गुनहगार तो मैं हूँ, वक्त और किस्मत की मारी। आपके बेटे ने तो अच्छा ही की थी, पर ना जाने क्यों इन्हें सजा मिली। मैं आज आपको लिए बगैर हरगिज नहीं जाऊंगी। हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बहू बेटे के शब्दों को सुनकर माँ की आवाज़ में ना जाने कहाँ से ताकत आ गई। वो कमरे से बाहर निकलकर शेरनी की तरह गरज कर बोली, देखती हूँ कि इस घर के 2 हिस्से कैसे होंगे। घर मेरा है और राहुल आज ही अपने घर में आएगा। जिसे मेरे साथ रहने में दिक्कत हो वो अपना इंतजाम कर सकता है। इतना सुनते ही बड़ी भाभी बोली, भला किसी को क्या दिक्कत होगी? आपने ही तो राहुल को घर में घुसने से मना किया था। हाँ, मैंने ही किया था, और आज मैं ही अपने बेटे बहू को घर में आने की इजाज़त दे रही हूँ। और अब सुन लो, ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। और सचमुच माँ जब तक जीवित रही, घर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिला। सिया और माँ का रिश्ता ऐसा बन गया था कि बिना कहे दोनों एक दूसरे के मन की बात समझ जाती थी। अक्सर सिया ने अपने कानों से माँ को कहते सुना था कि किसी को दोष देने से पहले उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए, वरना असलियत सामने आने पर बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।